बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही सियासी लड़ाई की। लड़ाई 2027 की है। विपक्ष को चढ़ावा चोरी का हथियार मिल गया है, लेकिन बीजेपी कैसे अब विपक्ष को यहां पर घेर रही है ये आप जानिएगा। बीजेपी को पता है कि विपक्ष के हर हमले को कैसे ध्वस्त करना है और इसलिए सीएम योगी ने मंदिर मस्जिद का हथियार बनाकर अयोध्या से जोरदार वार किया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अयोध्या जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे तो राम मंदिर में दान चोरी की घटना के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 महीने से भी कम वक्त में दूसरी बार अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने यहां पर राम की नगरी को 432 करोड़ रुपए की लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। जय श्री राम, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। शिव की आस्था और शक्ति का ये प्रतीक त्रिशूल। जय श्री राम। तो देखा आपने, मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अंदाज भी मुख्यमंत्री का देखने को मिला। ये जरा तस्वीरें देखिए। बच्चे जब उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो सीएम योगी उसी खास अंदाज में नजर आए। उन्होंने बच्चों के साथ वक्त बिताया और उन्हें प्यार किया और चॉकलेट भी खिलाया। क्या है इसमें? देखा 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 क्या है, देखा क्या खिलौना है या खाने का है? ये लगता है खिलौना ही है। क्या आलू है ना ये? सेब है। क्या बोलते हैं इसको? आम बोलते हैं या आलू? पूछे संभालने में ही व्यस्त है। इसके पूछों का सवाल। लो ये तो खाओगे ना? खाओगे? ये रोटी है। रोटी क्या है ये? क्या है? क्या है? हाँ बस चलो बैठा ली। ये भी इनके लिए है। तो एक तरफ तो सियासी हलचल है, उसके बीच ये अलग तस्वीरें हैं जो मुख्यमंत्री की देखने को मिली। अब ये देखिए आप, एक छोटा बच्चे को लेकर भी एक मां वहां पर पहुंची थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला की नगरी में बच्चों को दूध भी यहां पर पिलाया। सुंदर। हाँ देखो 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 देखो, माना भी ये सुंदर करना नहीं रे। तो देखिए, तो मुख्यमंत्री का खास अलग अंदाज था, लेकिन अयोध्या राम नगरी जो है वो सियासत के केंद्र में भी है और यहाँ पर जाहिर तौर पर विपक्ष भी मुख्यमंत्री के निशाने पर था। राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा और 23 साल पुराने मुद्दे को फिर से जीवित कर दिया। अयोध्या पहुंचे योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज पढ़े जाने और इफ्तार पार्टी के आयोजन का मामला एक बार फिर से छेड़ दिया। अब इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। मुख्यमंत्री जब मंच पर यहां पर थे तो उनके निशाने पर विपक्ष था। हनुमानगढ़ी में नमाज की बात करके सीएम योगी ने जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा की चुनौती विपक्ष को दे डाली। करवाया। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? तो सुना आपने मुख्यमंत्री को यहां पर। अब सीधा निशाने पर विपक्ष था। अब जरा आप ये देखिए कि सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कैसे कैसे हमले यहां पर किए हैं। योगी ने कहा कि सपा ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया। क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएगा? क्या सरकारें या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसा करवा पाएंगी? अगर नहीं करवा पाएंगी तो ये पाप आखिर क्यों करवाया गया था?
हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर यह पाप क्यों करवाया गया था, इस सवाल मुख्यमंत्री ने यहां पर पूछा विपक्ष से। सपा कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की और उन्होंने राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और उन्होंने अयोध्या के नाम पर पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और कोई रोक नहीं पाया। अयोध्या फिर से सांस्कृतिक राजधानी बनी है। समाजवादी पार्टी के लोग एयरपोर्ट के नाम पर गुमराह करते थे, लेकिन अयोध्या में एयरपोर्ट है और ये सभी शहरों के साथ जुड़ गई। सपा कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई और इसलिए अयोध्या का वो विरोध कर रहे हैं। और ये तमाम बातें कहकर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से निशाना साध दिया समाजवादी पार्टी पर। अब योगी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा है वो भी जरा आप देखिए। लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे, उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा था। वो हनुमान जी को, राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? महंत के घर में रोजा इफ्तार हुआ, नमाज हुआ। महंत जी हैं तो उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। ये कहा जाता है जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं वहाँ जूते चप्पल वहाँ उतारे गए, वो मूर्तियां अपमानित हुई। तो ये थी पराकाष्ठा तुष्टीकरण की। और आज वही लोग कहते हैं कि साहब उसको हम धर्म नगरी बनाएंगे। जी को क्या जानते हैं, हनुमान जी का मर्म भी जानते हैं जोगी जी। इनके पार्टी के नेता हनुमान जी बना कर करके अपना काफिला के आगे नचवाते हैं। ये पेटेंट करा लिए हैं क्या? ये तय करेंगे कि हनुमान जी किनके हैं, राम जी किनके हैं। दरअसल हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज वाली बात 2003 की है, यानी 23 साल पुरानी। एनडीटीवी की टीम उसी जगह पर पहुंची जहां पर 23 साल पहले नमाज पढ़ाए जाने का दावा किया जा रहा है, नमाज अदा किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी में इसी जगह पर नमाज हुई थी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस सवाल ने सबके मन में आशंका यहां पर पैदा कर दी है कि मुख्यमंत्री ने आखिर यह बात यहां पर क्यों उठाई। क्या हनुमानगढ़ी में इफ्तार और नमाज की कहानी सच में हुई है? ये विस्तार से आपको यहां पर बताते हैं हम और उसका इतिहास भी आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या वाकई में अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई थी? सीएम योगी के बयान के बाद से सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। दरअसल ये तब की बात है जब अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद अपने चरम पर था और इसका शांतिपूर्ण समाधान निकालने की हर तरफ से कोशिश हो रही थी। 2003 में हनुमानगढ़ी में महंत ज्ञानदास के आश्रम में रोजा इफ्तार रखा गया और इस आयोजन का मकसद यहां पर यह था कि विवाद पर हिंदू मुस्लिम संवाद को बढ़ावा दिया जाए। इसमें मुस्लिम पक्ष से बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी भी उस वक्त शामिल हुए थे। इसे दोनों समुदाय के बीच भरोसा कायम करने की कोशिश माना जा रहा था और कार्यक्रम के बाद आरोप यह लगा कि हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज अदा की गई और देखते ही देखते मामला धार्मिक और राजनीतिक बहस का एक विषय बन गया। हनुमानगढ़ी के ही दूसरे महंत धर्मदास ने इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार पर रोक लगा दी और बाद में महंत ज्ञानदास ने रोजा इफ्तार का आयोजन करने से मना कर दिया। महंत ज्ञानदास को संवाद की राजनीति करने वाले संतों में गिना जाता था और वो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम के बीच बातचीत और विश्वास कायम होना चाहिए और इसी सोच के तहत उन्होंने मुस्लिम समाज से संवाद बढ़ाने की कोशिश की थी। तो ये सालों पुराना मामला है जो अब यहाँ पर गर्मा रहा। अब आप सुनिए कि सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में नमाज की जो चर्चा की है उसको लेकर साधु संत क्या कह रहे हैं। ये घटना नहीं थी, ये मूर्खता थी। हम के कि हम नेता बन जाए हिंदू मुसलमान के, ये इसलिए एक कार्य किए। महंत ज्ञानदास जी उन्होंने इफ्तार अपने आश्रम में अंदर
जहाँ पर रहते हैं वहाँ कराए, लेकिन हनुमानगढ़ी परिसर एरिया है, मुलायम सिंह के शासन था और ये घटना हुआ था। समाजवादी पार्टियों के लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राम राज्य आ गया है और अपना हो चाहे पराया हो, जो गलत कर रहा है उसकी जांच हो रही है, जो अपराधी पाया जा रहा है उसको दंड भी दिया जा रहा है। यही तो राम राज्य है। यही लोग हैं कि लगातार सनातन के खिलाफ साजिश रचते थे, यही लोग हैं राम भक्तों पर गोली चलवाते थे। इनको आस्था कैसे हो गया राम मंदिर से, इनको आस्था कैसे हो गया, राम भक्त अपने आप को साबित करते हैं कि मैं राम भक्त हूँ। ये राम भक्त नहीं हो सकते हैं, ये काल नेमी है। स्थान सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा करके अपवित्रता करने का काम किया था। आज वह व्यक्ति सनातनियों के आस्था से फिर पुनर्कुठाराघात करने का चेष्टा करता है, लेकिन सरकार तटस्थ है, किसी भी दोषी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कभी हो ही नहीं सकता है जो है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हो। तो मुझे लगता है कि मंदिरों में भी ये नहीं होना चाहिए। से योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से मुझे लगता है कि हिंदू धर्म तो स्थापित हुआ ही है, अपितु तो सभी लोगों को अपने धर्म पूजा पाठ करने की आज़ादी मिली है और संपूर्ण प्रदेश का धार्मिक रूप में नहीं सामाजिक रूप में और जिस प्रकार से भौतिक रूप में विकास हुआ है वह स्वागत करने योग्य है। तो देखा आपने कैसे ये मुद्दा यहाँ पर गरमा रहा है। अब निशाने पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है मुख्यमंत्री के, तो उनकी भी बात यहाँ पर करते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक ऐसा पोस्टर देखने को मिला जिससे समाजवादी पार्टी की रणनीति को लेकर सियासत गरमा रही है। जरा देखिए आप, सनातन ही समाजवाद है, ये जो पोस्टर है अब इसको लेकर चर्चा यहाँ पर गर्म हो गई है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी राजनीति को घेरने की कोशिश करते हुए दिखे। अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर जिस पर लिखा है सनातन ही समाजवाद, ये अब सवाल खड़े कर रहा है कि समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है। सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर क्या समाजवादी अब चल पड़ी? एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, कल अखिलेश यादव शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन से मिले थे और ये जो मुलाकात है इसको उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपने तस्वीरें शेयर करके जाहिर किया है। यहाँ पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन से मुलाकात उन्होंने की थी और शंकराचार्य से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ये तस्वीरें साझा की। समाजवादी पार्टी के सनातनी समाजवाद को लेकर साधु संतों और बीजेपी में समाजवादी पार्टी पर किस तरह से प्रतिक्रिया आई है वो जरा आप देखिए। समाजवादी से सनातन को लेकर के चला जाए ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। समाजवादियों ने सदा ही सनातन को कुठाराघात की ओर ले जाने का काम किया और कुठाराघात पे राजनीति करने का काम किया, जो आज देखने को चरितार्थ हो रहा है। सबके तन में समा हो वह सनातन है और समाजवादी में सब में समय ऐसी बात नहीं है। अब अखिलेश यादव तो कुछ भी बोल सकते हैं। जाके मति भ्रम भयउ खगेसा सो कह पश्चिम उगे उदनीसा। जिसकी मति भ्रम हो जाती है वो कहता है कि पश्चिम सूर्य उदय होते हैं। अखिलेश जी पूरा अगर कर देते कि समाजवाद ही सनातन है, उससे भी बढ़िया कहते जो राम भक्तों को गोलियों से भूंज दे वो सबसे बड़ा सनातनी है। जैसे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश जी की पार्टी, उससे भी बड़ा सनातनी है कांग्रेस, जो राम के अस्तित्व को ही लोग भूल गए। अभी तक तो इस्लाम की बात करते थे, अब उनको लग रहा है कि इस्लाम हम खत्म होने जा रहे हैं। तो समाजवाद और सनातन की बात अगर कर रहे हैं, सनातन भाईचारा सिखाता है, मेल सिखाता है, आपस में रहने के लिए सिखाता है। और इस्लाम क्या सिखा रहा है? नफरत। अब जिस मामले को लेकर ये पूरी सियासत यहां पर गरमाई थी, चढ़ावा चोरी, उस मामले में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीरें ये उन आरोपियों की हैं जिनको पुलिस ने यहां पर जो है वो पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया था, कस्टडी में लिया था और पूछताछ के बाद वापस इनको जेल भेज दिया गया है।
तीनों को आप देख सकते हैं, ये तीनों को ले जाया जा रहा है। देखिए अयोध्या जिला कारागार के अंदर तीनों आरोपियों को दाखिल कर दिया गया। 40 चढ़ावा चोरी के आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कार और नकदी बरामद की है और काफी कुछ यहां पर हासिल हुआ है। इनसे पूछताछ के बाद क्या क्या जानकारियां आई हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए नकदी बरामद की गई है, साथ ही कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। नोटों की चोरी को लेकर कुछ नए तथ्य भी अब सामने आ रहे हैं। तो क्या वाकई चंदा चोरी की नोटों की गड्डियां बनने के बाद या फिर नोटों की गिनती के दौरान चंदा चोरी होती थी? ये बड़ा सवाल है। नोटों की गिनती के दौरान नहीं बल्कि उससे पहले ही चंदे की चोरी यहां पर होती थी। ये बातें निकलकर अब सामने आ रही हैं। नोटों की गड्डियां भी मशीनों से तैयार होती थी और गिनती भी मशीनों से ही यहां पर की जाती थी और ये काम आरोपियों को यहां पर सौंपा गया था। चंदे में आए नोटों को एक साथ सलीके से यहां पर लगाना था और बाद में उन नोटों को एसबीआई के कर्मचारियों को करेंसी शॉर्टिंग मशीन में रखा करते थे लोग और मशीन में अलग अलग नोटों की गड्डियां जो है वो तैयार की जाती थी। तब गिनने की मशीनों में उन गड्डियों में मौजूद नोटों की काउंटिंग होती थी। मामले में धरे गए आरोपियों को नोट गिनने के लिए नहीं रखा गया था। यह बात भी यहां पर सामने आई है। उनका काम सिर्फ इतना था कि वो कटे फटे नोटों को अलग करें और बाकी नोटों को सीधा करें और इस जिम्मेदारी के बीच ही ये तमाम हेरफेर यहां पर हुई है। छटनी के बाद वो नोटों को करेंसी शॉर्टिंग मशीन में डाला करते थे जिसके बाद उनका काम यहां पर खत्म हो जाता था। बाकी काम मशीन किया करती थी। यानी चंदे में आए नोटों को सलीके से लगाते वक्त ही उनकी चोरी की गई। सभी आरोपी ट्रस्ट और बैंक के एमओयू के हिसाब से थर्ड पार्टी आउटसोर्स थे। उन्हें न बैंक ने और न ही ट्रस्ट ने यहां पर रखा था और वो किसी कंपनी के जरिए आए थे। इतना ही नहीं, सुभाष श्रीवास्तव जो कि काउंटिंग के दौरान निगरानी रखता था वो एक पूर्व बैंकर था, लेकिन वो भी एक प्राइवेट कंपनी के जरिए ही आउटसोर्स पर था। ड्रेस कोड, इंटरव्यू और भर्ती करना ये सब प्राइवेट कंपनी ही यहां पर करती थी। कर्मचारियों के लिए एसबीआई के साथ अनिल मिश्रा ने एमओयू साइन किया था। अयोध्या पुलिस जल्द ही उन कर्मचारियों से भी पूछताछ कर सकती है। एसबीआई के पूर्व मैनेजर गोविंद जी मिश्र भी अयोध्या पुलिस के रडार पर अब आप ये देखिए कि चंदा चोरी को लेकर सियासत कैसे तेज हो रही है। जिस भी व्यक्ति से हुआ हो, छोटा या बड़ा, सबका नाम सामने आए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और ये साल खत्म होने से पहले सजा भुगतने के लिए वो लोग जेल जाए। जो असली गुनहगार है उनको बचाने की कोशिश कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे देश की सरकार हो। चोर भी आप, चोरी भी आप, एसआईटी जांच भी आपकी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबा ही ले रहे थे, मैंने मंदिर। ये इसी काला धन को लूटने के लिए, सत्ता में आने के लिए भगवान को बेचा। पुरानी सरकारों के समय, समाजवादी या कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय इस प्रकार से उन्होंने एक वर्ग का तुष्टीकरण किया और हमारी सनातन परंपरा को कलंकित करने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण का विरोध किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो आस्था है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो ऑर्गेनाइज गैंग पैसा चुराता था, बाहर ले जाता था, जो 40 दिन में 70 बार पकड़ा गया है और फिर उसको कहाँ लगाता था? शेयर मार्केट में। भारतीय जनता पार्टी के ये प्यादे पैरेलल मार्केट चला रहे थे। अब देखिए मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर कर्नाटक में प्रदर्शन किया है। ये देखिए आप बेंगलुरु की सड़कों पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो इस मामले को लेकर उतरे हैं और इस पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अब एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जहां पर रघुपति राघव राजाराम सत्याग्रह के नाम से कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हुए और इस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को यहां पर उठाया गया।
तो देखा आपने कैसे इस मामले पर सियासत हो रही है। अब देखते हैं कि कैसे राम मंदिर ट्रस्ट एक्शन में है और दनादन इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी निष्क्रिय कर दी गई है। इस आईडी की मदद से ही तीनों वीआईपी और सुगम दर्शन पास जारी किया करते थे। गौरतलब यह है कि इन्हीं तीनों लोगों की आईडी से सबसे ज्यादा पास जारी हुए थे। अब राम मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास का अधिकार यहां पर बढ़ा दिया गया है और उनके नाम से आईडी जनरेट यहां पर की गई है, जिससे पास जारी अब किए जाएंगे। और सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में 2 प्रकार के दर्शन पास जारी किए जाते हैं, सुगम दर्शन पास और विशिष्ट दर्शन पास, जिसके लिए आईडी यहां पर जरूरी होती है और ट्रस्टियों और पदाधिकारियों के नाम से अलग अलग आईडी यहां पर बनाई गई है। इस बीच मंदिर में चढ़ावा प्रबंधन की नई सुरक्षित व्यवस्था लागू की गई है। वहीं पैसे की गणना करने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। ये कर्मचारी हाउस कीपिंग के थे जो दान पात्र के पैसों की गणना किया करते थे। अब नए बदलाव के तहत गणना के लिए खास कर्मचारी रखे जाएंगे और गणना करने वाले इन कर्मचारियों को बिना जेब के कपड़े यहां पर पहनने होंगे और इन लोगों को पुलिस से स्वीकृत चरित्र प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। तमाम एक्शन के बीच चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा और याचिकाकर्ताओं में जांच सीबीआई को सौंपने और एसआईटी के गठन की मांग तक यहां पर की गई है। अब आप सुनिए कि वीएचपी के सुरेंद्र जैन और राम मंदिर ट्रस्ट के दिनेंद्र दास इस पर क्या कह रहे हैं। वीआईपी के पास के लिए पहली बात तो यह स्पष्ट कर दूं, राम जन्मभूमि में पैसे का लेन देन नहीं होता था। आयु के हिसाब से, शारीरिक असमर्थता के हिसाब से या अन्य कुछ कारणों से ये चीजें जारी होती थी, लेकिन ये जारी करने का अधिकार पदाधिकारियों को ही होता था। अब ये दोनों पदाधिकारी नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह दायित्व किसी और को दिया गया। अनिल मिश्रा हैं, चंपत राय जी हैं, तो जो वीवीआईपी पास की क्या व्यवस्थाएं वगैरह है? वो तो शासन जो व्यवस्था करना हमारे लिए वही मान्य है। हमारे सदस्य का मामला है, जब कोई गलती नहीं तो अभी तो लोग ठीक ही हैं, अभी चले, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक तरफ जांच यहां पर हो रही है, दूसरी तरफ बड़े बदलाव भी यहां पर किए जा रहे हैं। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, एक बड़ी बैठक यहां पर की गई है। चढ़ावा चोरी जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने एक सीईओ नियुक्त करने का फैसला किया। इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। खबर यह है कि जल्द ही सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया यहां पर शुरू की जाएगी। श्री कृष्ण मोहन जी महाराज भी उपस्थित है, स्वयं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज उपस्थित है, पूज्य युग पुरुष जी महाराज उपस्थित है, पूज्य पेजावर स्वामी जी महाराज उपस्थित है, स्वयं पूज्य दिनेंद्र दास जी महाराज उपस्थित है। श्री आइए अब देखते हैं कि सीईओ की नियुक्ति आखिर यहां पर कैसे होगी। ये तय है कि अब राम मंदिर के प्रबंधन के लिए सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। सीईओ चुनने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि मंदिर का सीईओ कौन होगा। इसको लेकर एनडीटीवी को कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हाथ लगी हैं। सूत्र बताते हैं कि सीईओ के लिए किसी सरकारी अधिकारी का चयन नहीं होगा, बल्कि मंदिर के सीईओ के पद पर किसी अनुभवी व्यक्ति को ही चुना जाएगा। और इसको लेकर चयन समिति के 3 सदस्यों ने फोन पर बातचीत की और जल्द ही 3 सदस्य बैठकर ये तय करेंगे कि जरूरी योग्यता इसके लिए क्या हो सकती है और समिति मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करके विज्ञापन इसके लिए जारी कर सकती है और सीईओ बनने के इच्छुक लोगों का इंटरव्यू करके नियुक्ति पर फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीईओ की दौड़ में शामिल शख्स का सनातनी होना जरूरी होगा, बाकी उसकी प्रशासनिक योग्यता के लिए कोई एक मानक यहां पर तय किया जाना है। अब आपको सुनाते हैं कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष इस पर क्या कह रहे हैं। इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा। हम पूरे राष्ट्र को विश्वास दिलाते हैं कि हमारा यह राम मंदिर लोगों के आंखों में से, उनकी नजर में से उतरेगा नहीं। इस देश में जितने भी बड़े मंदिर हैं, आप नाम ले लीजिए काशी विश्वनाथ का, आप नाम लीजिए तमिलनाडु के सारे मंदिरों का, आप नाम ले लीजिए बाकी बद्रीनाथ का, सारे वो हिंदू रिलीजन HRNC डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो और ऑफिशियो रहते हैं, उनके प्रति साल उनका ऑडिट भी होता है। राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया तो इस बात की देखरेख क्यों नहीं रखी गई? जब राम मंदिर बनाया गया तो उसको RTI से क्यों दूर रखा गया
ये बड़े सवाल हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को देना पड़ेगा। का राम भक्त होना ये पहली अनिवार्य शर्त है, ये स्वागत योग्य है। अगर उसके मन में भक्ति है तो बाकी योग्यताएं आ जाएंगी, लेकिन प्रशासनिक योग्यता है और अगर ये नहीं है राम के प्रति समर्पण, तो वो कठिनाई निर्माण कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ सियासत की बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों काफी हलचल है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक बड़ी सियासी बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल है और इस वक्त वहां पर हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि एनडीए का दामन थामेंगे क्या महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य शरद पवार। और ये सवाल क्यों यहां पर उठ रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। शरद पवार और उनकी पार्टी को लेकर कयासों का बाजार तब गर्म हुआ जब 2 दिन पहले वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिले। विधान भवन से उनके कमरे में वो पहुंचे और वहां पर मुलाकात उनकी हुई, जिसकी तस्वीर जब सामने आई तब ये सियासी कयास लगना शुरू हो गए। दरअसल शरद पवार यहां पर विधान भवन में बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और जब वो यहां पर पहुंचे तो उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उससे ये कयास यहां पर लगने लगे, क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन छोड़कर अब एनडीए की तरफ यहां पर अपना रुख कर सकते हैं। वो बैठक महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर दरअसल यहां पर बुलाई गई थी, जिसमें शरद पवार शामिल होने के लिए वहां पर गए थे। शिंदे और शरद पवार की मुलाकात के बाद अब कांग्रेस ने यहां पर कह दिया कि शरद पवार की पार्टी में टूट हो सकती है। वो तो वही उद्धव गुट ने उन्हें ऐसी मीटिंग से बचने की नसीहत तक दे डाली। तो क्या ये मुलाकात किसी और वजह से थी और अलग इसके सियासी मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं? अब देखते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिर यहां पर क्या हो रहा है। शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद सियासत तेज है। महाविकास आघाड़ी में हड़कंप मचा है। उद्धव गुट और कांग्रेस हैरान है। उद्धव की पार्टी के संजय राउत ने शरद पवार को सीधी नसीहत दे डाली है, तो वहीं कांग्रेस ने शरद पवार की पार्टी में टूट की आशंका जाहिर कर दी है। इस बीच दोनों एनसीपी के विलय को लेकर भी चर्चाएं काफी गर्म हैं। दरअसल शरद गुट के कांग्रेस में विलय के प्रस्ताव को समर्थन नहीं मिला और शायद यही वजह है कि शरद पवार एनडीए के दरवाजे खोलने की कोशिश में अब नजर आ रहे हैं और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब दोनों एनसीपी का विलय हो जाए। दरअसल शरद गुट के कुछ नेता महायुति में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर शरद पवार का गुट इन सभी चर्चाओं को अफवाह बता रहा है। दरअसल शरद पवार ने बुधवार को शिंदे केबिन में जाकर मुलाकात की थी और शरद पवार सीमा विवाद पर बैठक में हिस्सा लेने विधान भवन यहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान वो डिप्टी सीएम शिंदे के केबिन में गए और उनसे मुलाकात की और इसी मुलाकात के बाद शरद पवार को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि शरद पवार की पार्टी ने इसे औपचारिक मुलाकात ही बताया है, लेकिन कांग्रेस ने शरद पवार के गुट में बगावत की चर्चा की तो सुप्रिया सुले ने फौरन उसका जवाब दिया। आप देखिए कैसे यहां पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस मामले के बाद आई हैं। एनसीपी के 5 या 6 सांसदों के नाम पता है, वो सच है झूठ बोल रहा है मुझे पता नहीं। और पेपर में भी ये सब बात खबरें आ रही है, उसमें ऐसे आ रही कि वहाँ पे शायद 3 पर्याय ढूंढे जा रहे हैं, एक कांग्रेस के साथ विलय, एक एनडीए में मंत्री बनना और तीसरा इशू बेस्ड सपोर्ट, वोट करना। एकनाथ शिंदे से लंबी बातचीत की बोले शरद पवार जी ने। किसने बोला आपको? 1 मिनट भी नहीं मिला। वो बेचारे कैबिनेट में थे, ये उनका भी बड़ापन है कि वो आके शुभकामनाएं देके चले। छोटी सी पूरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये हम मानते हैं। जब अजित पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी। ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है, प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में। तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या समझेंगे? संजय राउत का जो सुबह उठ के जो पेट में दर्द होता है, उसका इलाज एकनाथ जी शिंदे एक दिन जरूर करें। शरद पवार जी एनडीए में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए एकनाथ शिंदे जी शायद उनको जाकर मिले हैं और उनकी बात क्या हुई मालूम नहीं है। लेकिन शरद पवार साहब अगर एनडीए में आते हैं तो उनका तो स्वागत ही है। एक आदमी उम्र उसकी 86, चलने में दिक्कत, वो अपने लोगों के
की बैठक लेना चाहता है। एक तरफ मुख्यमंत्री की कैबिन है, एक तरफ उप मुख्यमंत्री की कैबिन है, और हम उसके कैबिन में नहीं बैठे थे, उसके मीटिंग हॉल में बैठे, और उसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता। तो देखा आपने कैसे शरद पवार की एक मुलाकात भर से यहां पर सियासत गरमाई हुई। अब शरद पवार एनडीए में जाएंगे नहीं जाएंगे तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन पंजाब में क्या चल रहा है? पंजाब में लग रहा है कि कांग्रेस में बगावत यहां पर होती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और पंजाब के सियासी उठापटक की बात करते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब कांग्रेस में टूट का खतरा बढ़ गया है। यह सवाल क्यों उठ रहा है? दावा दरअसल यह है कि पंजाब कांग्रेस में दो गुट अब नजर आ रहे हैं। एक गुट है अमरिंदर वडिंग का और दूसरा चरणजीत सिंह चन्नी का। यहां पर दोनों गुटों में इसी मुद्दे को लेकर सुलझाने के लिए कांग्रेस ने पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को अब चंडीगढ़ यहां पर भेज दिया। तो यहां पर प्रभारी को भेजना पड़ा है, तो आप सोचिए कि पंजाब कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। पंजाब कांग्रेस में टूट हो सकती है क्या? यह सवाल यहां पर क्यों खड़ा हो रहा है? पंजाब में दरअसल 8 महीने बाद यानी फरवरी 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन इसी बीच पंजाब कांग्रेस में टूट का खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। विपक्ष लगातार पार्टी में अंतर्कलह और टूट का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का दावा यह है कि पंजाब कांग्रेस इस वक्त दो गुटों में बढ़ गई है। पहला गुट पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग का है और दूसरा गुट पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का है। हालांकि कांग्रेस ने किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार यहां पर कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ दिन पहले पंजाब में संगठनात्मक सूची जारी की थी और इसके मुताबिक वडिंग को पंजाब की पूरी कमान सौंपी गई। वहीं चन्नी को चुनावी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और दावा यह है कि वडिंग को कमान देने से चन्नी गुट यहां पर नाराज चल रहा है। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो पार्टी ने भूपेश बघेल को पंजाब अब भेजा है। पंजाब प्रभारी होने के नाते बघेल पर मामला सुलझाने की जिम्मेदारी है, लेकिन बीते 3 दिनों से चन्नी गुट ने भूपेश बघेल से मुलाकात नहीं की है और कहा जा रहा है कि कल चन्नी गुट भूपेश बघेल से मिल सकता है। चन्नी गुट के दो नेता बघेल से मिलकर अपनी बात यहां पर रख सकते हैं, लेकिन इस मीटिंग के बाद भी पार्टी का फैसला बदला जाना मुश्किल है। भूपेश बघेल ने पहले ही साफ कर दिया है कि फैसला नहीं बदलेगा। हाईकमान ने तय किया है कि अमरिंदर वडिंग ही प्रधान बने रहेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि पार्टी में सब ठीक है या फिर अंतरकलह बढ़ गई है। और इस मामले में सियासतदान अब क्या कह रहे हैं, सियासत जाहिर तौर पर गरमा रही है, तो आप सुनिए कि कैसे यहां पर अब सियासी बयानबाजी इस पर हो रही है। बघेल जी ने बताया कि कल मीटिंग रखी गई है और मेरे को पता नहीं कहाँ रखी गई है, कैसे रखी गई है। नहीं, मेरे को तो बघेल साहब ने कहा है कि मैं अकेले में पहले बात करूंगा, फिर बैठ के हम बातचीत करें। ये तो मेरे को लगता है आने वाले एक आधे दिन में आपको सब लोग एक इकट्ठे मंच पे नजर आएंगे। बघेल साहब की चाय ठंडी हो गई पर नेताओं ने आने से मना कर दिया। क्या है कि वहाँ पर जितने लोग हैं, चन्नी है, वो रंधावा है, वो प्रगट सिंह है, वो गुरप्रताप सिंह बाजवा है, सबके सब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और उनकी पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही कि हमने किसको चेहरा बनाना है। उसके चलते गुटबाजी बढ़ रही है, उसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। प्रांत में एक से ज्यादा कई कद्दावर नेता हैं। राजनीति में महत्वाकांक्षा होने में कोई बुराई नहीं है, आपस में बात करके हम सब सॉल्व कर लेंगे। वहाँ एक दूसरे को राजा वडिंग और चन्नी जी आपस में एक दूसरे को चुनौती नहीं दे रहे, वो राहुल गांधी के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का कोई भविष्य वहाँ नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी, ये लोग विपक्ष के नेता पद के लिए लड़ेंगे कि आम आदमी पार्टी का विपक्ष का नेता पद होगा या कांग्रेस का होगा। और ऐसा तो लगता है इतनी कम सीटें इन लोगों को आएंगी कि विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलेगा। अब आपको हम लेकर चलते हैं ईरान, जहां पर आज से सवाल सबसे ज्यादा यह पूछा जा रहा है कि क्या मुश्तबा कल यहां पर नजर आएंगे या फिर वो छुपेंगे। और यह सवाल क्यों यहां पर आखिर पूछा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि कल भी पिता के जनाजे में मुश्तबा नहीं आए थे। पहले आप ये देखिए कि मशहद में किस तरह की तस्वीरें यहां पर नजर आई हैं, जहां पर खमने की कब्र बनाई गई, वहां पर बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे। ईरान का मशहद शहर जहां पर उनको दफनाया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान के मशहद की, जहां पर अली खमनेई को दफनाया गया और उनकी कब्र बनाई गई। तो
खामनेई की तस्वीरें आपने देखी कब्र की। अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं उस वक्त की जब उनको अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही थी। भारी तादाद में लोग सड़कों पर उस वक्त मौजूद थे और ये जो भीड़ है, हुजूम है, ये आखिरी विदाई के लिए खामनेई की सड़कों पर उतरा था। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 4 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। प्रेस टीवी ने इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा अंतिम यात्रा जुलूस बताया। करोड़ों की तादाद में लोग यहां पर इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अब कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहां पर 6 दिन तक चले कार्यक्रम में तेहरान, क़ोम, नजफ, करबला और मशहद में इन कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। सार्वजनिक अंतिम यात्रा की शुरुआत पिछले शनिवार को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर से यहां पर की गई थी, जहां हजारों लोग खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। अली खामनेई को बड़े नेताओं और उनके बेटे की मौजूदगी में दफनाया गया। उससे पहले आप जरा देखिए, जब नमाज जनाजा वहां पर की जा रही थी तो सब लोग भावुक नजर आए। खामनेई के बड़े बेटे मुस्तफा खामनेई ने जनाजे की नमाज यहां पर करवाई और इस दौरान तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे। बाहर उनके समर्थक भी रो रहे थे। हमें फरियाद बज़नी। तो ईरान क्या कह रहा है? ईरान भी सीधा अमेरिका को चेतावनी यहां पर दे रहा है कि अगर हमले नहीं रुके, अहम ढांचे पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा और इजराइल इससे नहीं बचेगा। जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, उसी तरह इजराइल पर भी हमले की धमकी अब ईरान ने दी है, क्योंकि ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बागेर जोलक बदर ने यह चेतावनी दी है। अब देखिए, आप फिर से युद्ध भड़कने की आशंका को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि दावे के मुताबिक ट्रंप ईरान के टारगेट पर है। अमेरिकी मीडिया ने यहां पर ट्रंप की जान को खतरा बता दिया है। उनके मुताबिक ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है, लेकिन इजराइल ने ट्रंप को हत्या की साजिश की चेतावनी यहां पर दी है। यानी इजराइल ने अमेरिका को यह खुफिया जानकारी दी है जिसके मुताबिक ईरान ट्रंप की हत्या की योजना बना रहा है। ये खुफिया जानकारी ट्रंप पर हमले की आशंका से जुड़ी हुई है और अमेरिका भी यहां पर कहता रहा है कि हमने ईरानी साजिशें नाकाम की हैं। हाल ही में तुर्की में नाटो समिट में ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूं और इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन अमेरिका सैन्य अधिकारी ने दावा करके सबको चौंका दिया कि गुरुवार को हमले में अमेरिकी सेना शामिल नहीं थी। हालांकि ईरान ने अमेरिका को ही कटघरे में इसके लिए खड़ा किया। और इसी बीच खबरें यह भी हैं कि अमेरिका इजराइल बड़े हमले की तैयारी में। नेतन्याहू ने यहां पर कहा कि ईरान के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल कैसे भी ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। और इजरायली एयरफोर्स के कार्यक्रम में नेतन्याहू ने यहां पर साफ कहा कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना चुका होता। तो वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे और उनको टारगेट वो करते रहेंगे। ऐसे में आप सुनिए कि नेतन्याहू ने ईरान को क्या धमकी दी है। और ट्रंप ने जब पूछा गया ट्रंप से कि क्या वो ईरान के टारगेट पर हैं, तो उन्होंने क्या कहा।
युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पुरानी चुनौतियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सत्ता के समीकरण बदलते रहते हैं। हम इस पर अपनी राय रखते हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और हम एक बात जानते हैं, हमें हमेशा अपने दुश्मनों से ज्यादा मजबूत होना होगा। मुझे हमेशा खतरा रहता है। मैं उनकी लिस्ट में नंबर 1 पर हूँ। हमारे पास जीतने के कई तरीके हैं, लेकिन हम पहले ही मिलिट्री के तौर पर जीत चुके हैं। उनके पास बहुत कम चीजें बची हैं और वे बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं। बस मुझे नहीं पता कि वे डील करने के लायक हैं या नहीं। मुझे नहीं पता कि वे डील का पालन करेंगे या नहीं। यही उनकी समस्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश अपनी की है, तो वो जो ईरानियन गवर्नमेंट है उससे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उनको समझ आ चुकी है कि ये लोग कोई भी डील करने के वर्दी नहीं है। चीज़ों को देखते हुए जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, उन्होंने उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बम्बार्डमेंट शुरू की है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पीएम मोदी के विदेश दौरे की। पीएम मोदी 3 देशों के विदेश दौरे पर हैं और अब अगले पड़ाव के लिए पीएम मोदी मिशन न्यूजीलैंड के लिए रवाना यहां पर हो गए हैं। यहां पर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 देशों के विदेश दौरे पर अपने इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया वो गए और फिर अब वहां से वो न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए, न्यूजीलैंड में जब उनका स्वागत किया गया तो किस तरह से उनको वेलकम किया गया। ऑस्ट्रेलिया से रवाना होने की तस्वीरें आपके सामने। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड पीएम मोदी पहुंचे हैं, जहां पर नमस्ते मोदी इवेंट में वो शामिल हुए। उससे पहले आप देखिए, मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में कई बिजनेसमैन और सीईओ से मुलाकात की है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा रहा है, इसमें कई सारी चीजें यहां पर हासिल हुई हैं। एक खास डील भी हुई है और सीईओ से मुलाकात उनकी हुई है और जो भारतीयों को उन्होंने वहां पर संबोधित किया, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे भारत में संभावनाएं जो है वो पैदा हुई हैं। कई सारे स्टार्टअप्स वहां पर खुले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्ती और कारोबार मजबूत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं और कुछ इस तरह से पीएम मोदी का न्यूजीलैंड में स्वागत किया गया है, जहां पर ऑकलैंड में वहां के पीएम ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। वैसे हर एक दौरे में पीएम मोदी का एक खास अंदाज नजर आता है और न्यूजीलैंड में जब उनका स्वागत हुआ तो आप देखिए किस तरह से उनको वेलकम किया गया। जो पीएम मोदी हैं उनको वेलकम करने के लिए संगीत का इंतजाम यहां पर किया गया था और पीएम मोदी के सामने स्पेशल म्यूजिकल ग्रुप ने यहां पर परफॉर्मेंस दी। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में पीएम मोदी के मोदी के नारे लगे थे। अब देखिए, जब न्यूजीलैंड वो पहुंचे तो जो भारतीय समुदाय, जो भारतीय लोग वहां पर रहते हैं, वो गदगद नजर आए और पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे से लोग काफी खुश थे और मोदी को देखने के बाद भारतीयों ने जोरदार नारेबाजी वहां पर कर दी। बहुत खुशी हुई उनसे दोबारा मिलके। अच्छा लगा मोदी जी से मिलके, वो यहाँ आए, उनसे हाथ मिलाने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मन प्रसन्न है। ऐसा लगा जीवन की साधना सफल हो गई, बहुत अच्छा लगा। I'm so proud to be here today.
बहुत अच्छा लगा। जो मोदी जी ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो भारतीय लोग बड़े खुश हैं पीएम मोदी के इस दौरे से। अब आपको हम बताते हैं कि मोदी का न्यूजीलैंड दौरा आखिर क्यों खास है। न्यूजीलैंड में कदम रखते ही पीएम मोदी ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। वो 21वीं सदी में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए। वो न्यूजीलैंड में 40 सालों बाद किसी भारतीय पीएम की तरफ से एक दौरा कर रहे हैं, भारतीय पीएम के तौर पर। और इससे पहले 1986 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे। अब पीएम मोदी न्यूजीलैंड भारत की दोस्ती मजबूत करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। और मोदी जैसे ही ऑकलैंड पहुंचे, वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर मोदी को लेने वहां के पीएम लक्सन खुद आए और कल तड़के पीएम मोदी और लक्सन के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी है, जिसमें दोनों देश व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, सुरक्षा पर चर्चा करेंगे और साथ ही दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते पर आगे की बातचीत यहां पर करेंगे। इसी साल 27 अप्रैल को भारत न्यूजीलैंड में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, यानी भारत के सभी उत्पादों पर न्यूजीलैंड में कोई टैरिफ नहीं लगेगा और न्यूजीलैंड भी 95% प्रोडक्ट बिना टैरिफ के भारत में भेज सकेगा। न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में $20 अरब निवेश भी करेगा और ऐसे में मोदी ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड से रिश्ते मजबूत यहां पर कर रहे हैं और इसीलिए मोदी वहां बिजनेस और स्पोर्टिंग इवेंट में शामिल होंगे। इसके बाद ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को भी वो संबोधित करेंगे। पीएम के लिए भारतीयों ने यहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और आयोजित ये कार्यक्रम जो किया जाएगा औरा मोदी, इसमें हिंदी में इसका मतलब अगर आप देखें तो ये होता है नमस्ते मोदी या फिर मोदी जी का स्वागत है। आप भी सुनिए कि भारतीय उच्चायुक्त और राज्यसभा सांसद इस पर क्या कह रहे हैं। ये सचमुच एक बहुत ही ऐतिहासिक दौरा है क्योंकि 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड आया है। मैं न्यूजीलैंड सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हूँ ताकि इस दौरे को हर लिहाज से, चाहे वह विषय वस्तु हो, तौर तरीके हो या लॉजिस्टिक और प्रोटोकॉल, बहुत यादगार बनाया जा सके। भारत और न्यूजीलैंड के बीच गर्मजोशी भरे और दोस्ताना रिश्ते हैं और हमारे संबंध आपसी भरोसे पर आधारित हैं। हमने हाल ही में इस साल अप्रैल में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं और ये रिश्ता व्यापार और वाणिज्य, समुद्री सहयोग, लोगों के बीच आपसी संपर्क, संस्कृति, पर्यटन और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के क्षेत्रों में और आगे बढ़ेगा। हम द्विपक्षीय मुलाकातों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। In terms of trade and commerce, ऑस्ट्रेलिया के जो अभी हाल में दौरा हुई है, इसमें अगर देखें तो एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ है, जिसमें से दोनों साइड का नेवल एरिया में कोऑपरेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ जाएगा, हमारे ट्रेनिंग और जॉइंट एक्सरसाइज बढ़ जाएंगे। तो न्यूजीलैंड के इस दौरे में द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, औरा मोदी कार्यक्रम भी यहां पर होगा और किस तरह से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं वो आप यहां पर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी मौजूद थे तो यहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं इसको जरा आप देखिए। न्यूजीलैंड से पहले पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी भी की, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई T20 लीग, बिग बैश लीग की ओपनिंग भारत में होगी। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा यहां पर की है और मोदी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जब पहुंचे थे, इस दौरान उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी भी थे और ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ मोदी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शेन वॉन स्टैंड में गए। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जब उस ग्राउंड के अंदर पीएम मोदी मौजूद थे तो जरा आप देखिए, वहां के पीएम उनके साथ थे और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ भी वहां पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ की तारीफ भी की, जिस पर वो मुस्कुरा उठे। तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम का प्रतीक माने जाने वाले रूबी द रू यानी एक कंगारू कैरेक्टर से भी उन्होंने मुलाकात की। अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए, कंगारू कैरेक्टर से जब पीएम मोदी यहां पर मिल रहे थे तो ये हल्के फुल्के अंदाज में मस्ती करते हुए वीडियो यहां पर खुद पीएम मोदी ने शेयर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एमसीजी में बच्चों से भी मुलाकात की और इस दौरान देखिए बच्चों से जब वो मिल रहे थे तो ऑटोग्राफ बच्चों ने पीएम मोदी का यहां पर लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे खेलो इंडिया और फिट इंडिया का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में भारतीय खिलाड़ी हर बड़े मंच पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं।
आइए अब आपको हम बताते हैं कि भारत में जिस बिग बैश लीग की ओपनिंग का मोदी ने प्लान बनाया है वो दरअसल क्या है और उससे भारत को क्या फायदा होगा। बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की घरेलू क्रिकेट लीग है। जैसे भारत में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया अपने यहां पर बिग बैश लीग करवाता है। बिग बैश लीग यानी बीबीएल की शुरुआत 2011 से हुई थी और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लीग है और इस क्रिकेट लीग के अब तक 15 सीजन हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस आयोजन में कुल 8 टीमें खेलती हैं और इस T20 फ्रेंचाइजी लीग की वैल्यू करीब 1000 करोड़ है। बीबीएल दुनिया की टॉप 3 क्रिकेट लीग में शामिल है और इस बार बीबीएल का ओपनिंग मैच भारत के चेन्नई में खेला जाएगा। 12 दिसंबर को दोपहर 2:40 पर इस मुकाबले की शुरुआत होगी, इस लीग की शुरुआत होगी और एमए चिदम्बरम स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। बीबीएल के 15 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब लीग का कोई मैच ऑस्ट्रेलिया के बाहर आयोजित होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इससे भारत में पहुंच बढ़ाना चाहता है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बाजार है, यानी बीबीएल को ग्लोबल ब्रांड बनाने में यह फायदेमंद होगा। ब्रॉडकास्टर, निवेशक, स्पॉन्सर ज्यादा आकर्षित होंगे और साथ ही बीबीएल के दर्शक बढ़ने से उसकी कमाई भी यहां पर बढ़ेगी। यानी इसके लिए भारत ऑस्ट्रेलिया की मदद करेगा। हमें ऑस्ट्रेलिया से साझेदारी बढ़ाने के साथ आर्थिक फायदा होगा। भारत पहली विदेश क्रिकेट लीग की मेजबानी कर साख भी बढ़ाएगा और इससे स्थानीय पर्यटन, कारोबार और क्रिकेट बिजनेस भी बढ़ेगा। अब आप ये सुनिए कि पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा। हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात मानसूनी मुसीबत की करते हैं। ये मानसून धीरे धीरे जानलेवा होता जा रहा है और भयानक तस्वीरें आ रही हैं बारिश के बाद जिस तरह का असर हो रहा है। सबसे पहले डराने वाली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर आप देखिए करंट लगने से एक युवक की यहां पर मौत हो गई है। गार्ड था ये व्यक्ति जिसकी यहां पर जान चली गई है। वो घर से यहां पर निकला था और ट्रांसफार्मर के टच में वो आया और फिर जो तस्वीरें आई वो काफी भयानक। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मिर्जापुर की है। आप देखिए कैसे सड़क के अंदर ये स्कूटी यहां पर समा जाती है। जो स्कूटी पर सवार 2 लोग थे वो बिल्कुल इस बात से यहां पर बिल्कुल उम्मीद उनको नहीं थी कि ऐसा हादसा यहां पर हो जाएगा। अचानक से सड़क का गड्ढा जो है वो खुलता है और बाइक समेत ये लोग गड्ढे में समा जाते हैं। अब आपको और असर दिखाते हैं इस बारिश का। देखिए उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद किस तरह के हालात वहां पर बन गए। लगातार बारिश की वजह से ऋषिकेश में हालात काफी खराब हैं। उफनती नदी को पार करते वक्त एक बाइक सवार यहां पर फंस गया। आईआईटी रुड़की की बात करें तो यहां पर पूरा कैंपस पानी पानी हो गया, ये देखिए आप। लेकिन इस बारिश का इस्तेमाल वहां पर छात्रों ने कैसे किया उसकी चर्चा काफी हो रही है। छात्र यहां पर नाव चलाकर कैंपस में घूमते हुए नजर आए। अब आपको जम्मू का हाल भी हम दिखाते हैं। यहां पर देखिए पुंछ के मेंढर इलाके में जब बारिश हुई तो उसके बाद फ्लैश फ्लड यहां पर आ गया और मेंढर इलाके में इस फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मची है। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही हाल है। बारिश से ब्रिज को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है और उसके बाद मरम्मत का काम यहां पर किया गया। कई जगह पर सड़कों में दरारें आ गई हैं। गुजरात के सूरत शहर की बड़ी चर्चा हो रही है इस बार के मानसून में। आप देखिए यहां पर सूरत में तमाम जगहों पर सड़कों पर पानी पानी नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया जहां पर कार पानी की तेज धार में बही और इसके अंदर 2 लोग इस वक्त सवार थे। एक को बचा लिया गया लेकिन दूसरे की मौत हो गई।
उधर गुजरात के नवसारी के हालात भी आप देख लीजिए। ड्रोन का एक वीडियो सामने आया जिसमें जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर पानी ही पानी इस शहर के अंदर नजर आ रहा है। तो भारत की बात बताता हूं मैं। आज के लिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मैं हूं ताबिश हुसैन, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।